चाहिए, सही खेलना चाहते हैं तो कुछ लोग पहुंच गए सिटी होंडा से, कुछ लोग बुलेट से पहुंच गए, कुछ लोग बाइक से पहुंच गए, कुछ लोग साइकिल से पहुंच गए। 10 प्लेयर पहुंच चुका है। कितना? क्या आपका रिएक्शन ओवर हुआ? नहीं हुआ। एक जा रहा है पैदल जो महालसी है, सुबह सुबह नहीं उठ पाया। ऑल आर वेटिंग फॉर दैट स्लोएस्ट स्टेप। इन पूरे रिएक्शन का कंट्रोल कर रहा है, राइट? सबसे स्लो होकर क्या कर रहा है? पूरे रिएक्शन का कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट? इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन, ओवरऑल नेट रिएक्शन अगर 3 स्टेप में होता है तो उसमें जो सबसे स्लो रहता है वही क्या रहता है? रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करता है। दैट्स वाई रेट ऑफ वो जो उसके पहुंचने के बाद सबका रेट ऑफ रिएक्शन खत्म। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक केमिकल सब्सटेंस का नहीं होता है, पूरे रिएक्शन का होता है। अब पूरा कंप्लीट रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट साइड से लेकर प्रोडक्ट साइड का बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। डिफिनेशन वही था। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली फाइंड आउट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट या विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट या बोथ या नॉन ऑफ दिस, दोनों के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के। वही था ना, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट। पहला पॉइंट ये मैं लिखवा दूंगा। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड में 2 रिएक्टेंट है, तो दोनों में से किसी एक को लेकर निकाल सकते हैं। A प्लस बी गिव्स सी एंड डी, तो ए को लेकर अब कैसे क्या फॉर्मूला बनेगा बाद में देखिएगा। बट ए को लेकर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और बी को लेकर जो निकालेंगे और सी को लेकर जो निकालेंगे और डी को सबसे डिफरेंट वैल्यू मिलेगा या सबका कॉमन वैल्यू होना पड़ेगा। और अगर कॉमन नहीं रहेगा तो कॉमन करेंगे और वहां से हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे, करेक्ट? इसका मतलब है, लिख लीजिए नोट करके, रेट ऑफ रिएक्शन can be find out with respect to reactant as well as product. Rate of reaction can be find out with respect to reactant as well as product. अब यहां देखेंगे स्टूडेंट, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है? फाइनल माइनस। बट डिक्रीज का मतलब क्या होता है? इनिशियल माइनस। याद रहेगा? तो रिएक्टेंट के टर्म में मैंने डिक्रीज का टर्म यूज किया है। डिक्रीज का मतलब, और डिक्रीज में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू डिक्रीज बोल सकते हैं। डेल्टा में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल। ये समझ में आ गया है? सबसे आसान एग्जांपल ले रहा हूं, ए कन्वर्टेंट टू बी, करेक्ट? अब यहां देखेंगे एवरीवन, ए और बी का एसोसिएटिव कोएफिशिएंट क्या है? 1:1 है। 1:1 है। तो मान लेते हैं कि इसका 2 सेकेंड में 5 मोल खत्म हो गया। इसका 2 सेकेंड में कितना मोल? 5 मोल कंज्यूम हुआ। तो बी का उतना ही टाइम में कितना मोल बना होगा? 5 मोल बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि इसका एसोसिएटिव कोएफिशिएंट 1:1 है। तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या बोलिएगा? 5/2, 2.5 मोल पर सेकेंड। 2.5 मोल। इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दोनों का रेट, इन दोनों केमिकल सब्सटेंस का रेट डिफरेंट है या कॉमन है? कॉमन है। तो यही कॉमन वैल्यू यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। यही कॉमन वैल्यू क्या कहलाएगा? स्लो और फास्ट रहता तो हम लोग स्लो वाला को पकड़ते, राइट? जहां पे इक्वल है सबका तब तो वही क्या रहेगा? मेरा कॉमन वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन का जो डिफिनेशन है उस पर भी चलते हैं। क्या था? इंक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, इंक्रीज के लिए डेल्टा का यूज कर सकते हैं। ओके, करेक्ट है। लेकिन डेल्टा यहां देखिए,
dy बाई डी एक्स और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको बोलते हैं एवरेज स्लोप, इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है, इसको क्या पढ़िएगा? बोलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ए लिखना सही रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म में मैंने क्या बोला था? चेंज बोला था या डिक्रीज? डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका और ऐसे भी जनरली जब मैं रेट बोलता हूं तो मेरे माइंड में रेट को लेकर क्या है? एक पॉजिटिव थिंकिंग रहता है, मैग्नीट्यूड। तो आपको नहीं था कि ये नेगेटिव है, तो फॉर मेक इट पॉजिटिव यहाँ पे क्या लगाएंगे? और माइनस से मल्टीप्लाई कर जो चेंज है वो डिक्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के टर्म में अगर लिखिएगा तो माइनस लगा दीजिएगा, डेल्टा लगाएंगे तो आगे क्या लगाएंगे? माइनस। करेक्ट? या आप इसको माइनस, ठीक है ना? यहां देखिएगा स्टूडेंट, इस केस में देखिए, क्या इसको हम लोग ए बोल सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस बोले या प्रोडक्शन बोले, किस सेंस है? या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, प्रोडक्शन ऑफ बी। करेक्ट? और डीए बाई डी टी विथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? जनरली देखिए केमिस्ट्री का टीचर तो स्लोप वगैरह से आप भागते रहते हैं, तो प्योर केमिस्ट्री टीचर इस नेगेटिव साइन को ऐसे बोल देंगे, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। नेगेटिव लगाने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस? डिसअपीयरेंस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? अब एक मिनट ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को पढ़ें तो सब लोग पढ़िए। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, जैसे ही आप बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी, तो पूरे रिएक्शन का बात कर रहे हैं या सिर्फ बी पे फोकस करके? तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी मतलब सिर्फ बी का बात कर रहे हैं, राइट? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब सिर्फ ए का बात कर रहे हैं, बट रेट ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो पूरे रिएक्शन का बात कर रहे हैं। इसका मतलब आगे चलकर, यहां पे रुकिए, अभी आगे चलकर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी या कोई भी एनी प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन टू डिफरेंट थिंग है। एक चांस की बात है कि यहाँ पे बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, क्या है? 1:1 है, तो इस केस में रेट ऑफ प्रोडक्शन और पूरे रिएक्शन का रेट इक्वल मैं बोलूंगा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें दो ही केमिकल सब्सटेंस है और दोनों का रेट डिफरेंट डिफरेंट है, सेम है? सेम है, क्योंकि इसका जो 5 मोल खत्म होगा जितना टाइम में, उतना ही टाइम में इसका 5 मोल बनना पड़ेगा, और दो ही केमिकल सब्सटेंस है, ए और बी, और दोनों का रेट कॉमन है, राइट? दैट्स व्हाई कॉमन वैल्यू हम लोग लेना था, तो मेरा पूरे रिएक्शन का रेट भी क्या रहेगा? 2.5 मोल पर सेकेंड दिखेगा। करेक्ट? बट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो आगे चलकर आपको समझ में आएगा इसी क्लास में। देखो खाली लिख लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ ये लिखने के बाद, इसलिए देखिए यहाँ देखिए, जैसे ही रेट ऑफ प्रोडक्शन में लिख रहा था तो यहाँ पे आर लिखने से बच रहा था, तो मैं सिर्फ किसका बात कर रहा हूँ? बी का बात। एक लिखिए तो नोट करके, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग।
rate of production of any product and rate of reaction both are two different thing, दो अलग अलग बात है। यहां तक हो गया? चलिए अब लिखिए, हेडिंग बना लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, करेक्ट? तो फर्स्ट केस फर्स्ट, if stoichiometric coefficient of all chemical substance, if stoichiometric coefficient of all chemical substance involved in reaction, यहां देखिए ऑल केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ले लिया, राइट? ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन रिएक्शन इज 1:1:1, जो भी रहेगा 1:1। 1:1 का मतलब क्या? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा या रेशियो में बात कर रहा हूं? मतलब सबका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सेम। पहला केस मैंने लिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये रहेगा, ए कन्वर्टेड इनटू बी। तो इस यहां देखिएगा, इस केस में इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस और इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 रहेगा तो उसमें जितने भी केमिकल सब्सटेंस है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड का या प्रोडक्ट साइड का, सबका रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? तो सबका कॉमन वैल्यू किसी एक का वैल्यू, सबका कॉमन वैल्यू किसी एक का वैल्यू ले लेंगे। डिफरेंट रहता तब हम लोग सोचते कौन सा सेलेक्ट करें, राइट? बट सबका वैल्यू यहाँ पे सेम है ना, तो यहाँ पे अगर 2 रहता, यहाँ भी 2 रहता, तब इसका प्रोडक्शन का रेट और इसका डिफरेंट रहता है, सेम रहता? सेम रहता। तो जहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 1:1 रहता है, वहां पे रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन ऑल आर बिकम्स इक्वल। क्योंकि मुझे क्या सिलेक्ट करना था? कॉमन वैल्यू। सब बिल्कुल बुलेट से जाते हैं सेम स्पीड से और सेम पॉइंट से, राइट? तो सबका पहुंचने का टाइम डिफरेंट रहता है, सेम रहता। तो ये थोड़े कोई बोलता है तुमने लेट से आया, सब एक सेम टाइम पहुंचते। तो वैसे ही यहाँ पे कोएफिशिएंट का रेशियो अगर सेम रहेगा, वैल्यू अगर सेम रहेगा, तो इसका रेट ऑफ कंजम्पशन, करेक्ट? मुझे सबका अलग अलग देखना था, अब खोजना था सबसे स्लो कौन है या सबसे फास्ट कौन है। इसका देखें तो इसका जो रेट मिला कंजम्पशन का, वही रेट तो इसका प्रोडक्शन का है। दोनों का कॉमन वैल्यू क्या हुआ? वन ऑफ द वैल्यू, वही मेरा क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट है ना? लिखिए एक लाइन, एग्जाम्पल देने के बाद। इफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन में, इफ कोएफिशिएंट इज 1:1, then rate of production of any product must be equal to rate of consumption of any reactant equal to rate of reaction। इसका मतलब है कि इस सिचुएशन के लिए, सर कैन यू रिपीट? यस, यहां देखिए मैं बोल दूंगा, इस सिचुएशन के लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे तो इस केस में तो एक ही प्रोडक्ट है ना, बट कोई ऐसा भी तो केस रहेगा जिसमें प्रोडक्ट 2 टाइप का हो, समथिंग लाइक दिस, A + B कन्वर्टेड टू C + D। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ या डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट। और वही किसके बराबर हो जाएगा?
रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो 1:1 जहां पे रहेगा वहां पे dV/dt का वैल्यू और ए वैल्यू, तो ए क्या है, रेट ऑफ डी सेपरेशन ऑफ ए क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी या अपीयरेंस ऑफ बी, और वही किसके बराबर रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। बट ए स्टेटमेंट मैंने किसके लिए दिया, जब कोफिशिएंट सेम रहेगा, जब कोफिशिएंट डिफरेंट रहेगा तो अलग अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। इसको लैंग्वेज लिख लीजिएगा। इस केस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस ऑब्वियसली हम लोग रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे, राइट, और रेट ऑफ प्रोडक्शन किसके लिए बात करेंगे, हो गया ना यहां तक। अब सेकेंड केस बनाइए। इफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट 1:1, if stoichiometric coefficient is not 1:1, यहां देखेंगे स्टूडेंट, इसलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 है, तीन केमिकल सब्सटेंस है, तीनों का कोफिशिएंट अलग अलग है। अब एक मिनट, मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च हुआ, कितना, उतना ही टाइम में हाइड्रोजन का कितना मोल खर्च होना पड़ेगा, इसका 1 मोल, इसका 3 मोल चाहिए ना। इसका मतलब है कि मोल का कंजम्पशन पर यूनिट टाइम में किसका मोल का, मोल के टर्म में, मास के टर्म में नहीं, मोल के टर्म में किसका रेट ज्यादा है कंज्यूम होने का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का। तो इस रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू मोल, इतना ही मानिए अभी। और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मोल के रेस्पेक्ट में, दोनों सेम हुआ या डिफरेंट हुआ, डिफरेंट हुआ, करेक्ट। और इसका डेल्टा टी टाइम में अगर इसका 1 मोल बन रहा है, खर्च हो रहा है, तो उतना ही टाइम में इसका कितना मोल का प्रोडक्शन हो गया, 2 मोल का, राइट। तो इसका प्रोडक्शन का रेट अमोनिया का और नाइट्रोजन का कंजम्पशन का रेट सेम रहा या डिफरेंट रहा। यहाँ पे तीनों केमिकल सब्सटेंस का अलग अलग है। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कुछ और है या ना, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कुछ और है और इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन कुछ और है। और तब आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, और रेट ऑफ रिएक्शन में तो सबका वैल्यू कॉमन होना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक का रेट होता है या पूरे रिएक्शन का रेट होता है, इसमें किसका लेकर बात करेंगे, कंफ्यूजन हुआ ना। जहां पे 1:1 था वहां तक तो लाइफ सही है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। बट जहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग रहेगा वहां पे इसका कंज्यूम होने का रेट अलग रहेगा, करेक्ट। इसका कंज्यूम होने का रेट अलग रहेगा और इसका प्रोड्यूस होने का रेट अलग रहेगा, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ गया है, इतना बात समझ में आया कि सबका अलग अलग रेट है, ओके। यहां देखिए स्टूडेंट, मैं सिर्फ नाइट्रोजन का भी बात करना चाहता हूं, पूरे रिएक्शन का नहीं। तो इसको क्या पढ़िएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिर्फ नाइट्रोजन का बात किए हैं। अरे माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब तो समझ में आ गया है ना। रिएक्टेंट इसको क्या पढ़िएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे दोनों के बीच में इक्वल का साइन देना है, क्या इक्वल है, नहीं, क्या करें कि इक्वल हो जाएगा, सर इससे 1 हो रहा है तो 1/3 हो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ए वैल्यू ज्यादा है, ए वैल्यू कम है, ये कितना टाइम्स इससे ज्यादा है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स।
ये तो समझ में आ गया है। तो किसमें क्या करें कि इक्वल हो जाए? सर इसको या फिर 3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, ये भी तो बोल सकते हैं इसमें 3 से डिवाइड करें। हाँ सर, दोनों अलग बात है, सेम बात। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब इसका यहाँ देखिएगा, अभी 1 मिनट रुकिए। अभी तक ये जब था तो ये था रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। 3 से डिवाइड करने के बाद रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे या विदाउट डिवाइडिंग 3? विदाउट डिवाइडिंग 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? किस पर्पस के लिए? इक्वल कर लेंगे ना। 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसके लिए? इक्वल करने के लिए। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम में क्या उसका सिस्टमैटिक कोएफिशिएंट है, इसको हाइड कर दीजिए। सिर्फ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बोलते तो माइनस डी/dt। क्या ऐसा कोएफिशिएंट से डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट था? डिवाइड तो कर रहे हैं इसके बराबर होने के लिए। किसके बराबर होने के लिए? इसके रेट के बराबर करने के लिए। अब इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। यहां देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, और ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। क्या दोनों का रेट इक्वल है? नहीं है बट इक्वल करना है, क्या किया जाए? सर। डिसअपीयरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसके इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें। इस वैल्यू किससे डिवाइड करें? तो इक्वल करने के लिए जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, उसका सिस्टमैटिक कोएफिशिएंट है क्या है। अब यहां देखिए, 2 सर्किल मैं आपके सामने दे रहा हूं। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। कौन सा सर्किल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बता रहा है? पहला वाला। छोटा वाला। बड़ा वाला सर्किल तो बस इसको बराबर करने के लिए किए थे, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वल कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड चलिए, ये जो इक्वल यहाँ रखिएगा, ये जो हम लोग इक्वल करके लाए तो अब एक कॉमन वैल्यू मिल गया रेट का। ये क्या मिला? एक कॉमन वैल्यू हम लोग किए, करेक्ट। ये जो कॉमन सबका इक्वल किए वही एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट है। अब यहां देखिएगा, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। 1 मिनट माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। तो इसका मतलब है किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ध्यान से अगर यहां से अगर आपने अभी तक क्या सीखा, तो एक चीज तो ऑब्जर्व हुआ कि किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस किसी एक पार्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का जो उसका खुद का जो रेट है, या अपीयरेंस का या डिसअपीयरेंस का, उसी का कोफिशिएंट डिवाइड करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है, राइट है ना। यही ऑब्जर्व किया ना। मान लेते इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो अगर 3 को हाइड कर देते तो विदाउट 3 इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और 3 से डिवाइड करने के बाद इट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपके जगह पर रहता तो इसको अपने लैंग्वेज में, भाषा में लिख लेता कि किसी भी रिएक्टेंट का रेट, मैं बोल देता हूं उसको, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या किसी भी एनी प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस को उसी के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लीजिए, मैंने बोला। कन्वर्ट कर पाएंगे ना ट्रांसलेट इंग्लिश में? और नहीं हो पाएगा तो हिंदी उसमें जिसमें भी लिख सकते हैं।
यहाँ देखिए, अब यहाँ के बाद तो आपको क्लियर कट पता चल गया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिटर्न सेम थिंग या डिफरेंट थिंग। जब कोफिशिएंट 1:1 था तब तो सेम हो जाता था, पर जब 1:1 नहीं रहेगा तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कुछ और है और रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और है। विदाउट डिवाइडिंग द कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सिर्फ इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ। ये सिर्फ हाइड्रोजन का मैटर हो गया, किसका मैटर हो गया, और डिवाइड कर दिया तो पूरे रिएक्शन का रेट के बराबर हो गया, पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, करेक्ट। यहाँ देखिए, इसको क्या बोलिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोलिएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको भी क्या बोलेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में, या किसी भी वन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस के टर्म में, वन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, राइट, चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, करेक्ट है ना। लिखिएगा, इसको भी लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लास 12th का स्टूडेंट, आप लोग बहुत बढ़िया से सब लोग फी दिए हैं, कैटलिस्ट में पूरा क्लास करके जाना है, मतलब जो फी दिए उसका यूज करना है ना। तो जितना दिन तक क्लास लेता हूँ, जितना क्लास लेते हैं, अब तो कोई फी लगेगा नहीं, तो मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए, राइट। तो सारे क्लास में आते रहना है, स्कूल छोड़ना भी पड़ता, आ जाइए सुबह सुबह रोटेशन करने के लिए, कुछ तो फायदा होगा। आज क्लास किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वेरी गुड। वहां से क्या बात सीखे आज, बहुत बढ़िया एक बात सीखे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का अबाउट मिनिमम होता है। कितना छोटा सा एग्जांपल से सीख लिए, कितना बड़ा बात। धीरे धीरे करके तो देखिए भाई, ये 3 चैप्टर मैकेनिक्स का एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल होता है, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एक चैप्टर हो गया, रोटेशन एंड एसएचएम। ऐसे मैकेनिक्स ठीक है, बार तो क्वेश्चन आता है, ज्यादा आता है नीट में, खासकर नीट के बच्चे, आप उदास मत हो जाइएगा। ये 3 चैप्टर तो अच्छा है, आपको अच्छा से क्या मतलब, मास पाने से मतलब है, तो बार पढ़ने से अच्छा रहने से भी 7-8 क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। बट जहां तक ऐसे बोलिएगा हार्ट ऑफ मैकेनिक्स कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ये 3 चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं, इंटरेस्टिंग है, और एसएचएम उससे लाइट है, बट बढ़िया टॉपिक है। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, अब इसको जनरलाइज कर लिया जाए। ये मोर एंड मोर जनरलाइज हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या लिखा जाए, -1/a बोलते रहिएगा, dA/dt इक्वल टू व्हाट, -1/v dV/dt इक्वल टू व्हाट, 1/c बोलिए dC/dt इक्वल टू 1/d dd/dt। इसी को बोलते हैं, बोलिए ड्रॉपर बैच से क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में इसका नाम क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के टर्म में है, करेक्ट, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ के हेल्प से अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ रिएक्टेंट चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, किसी का टर्म में निकाल सकते हैं। आगे चलकर एक और पढ़ाएंगे जिसका नाम रहेगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या रहेगा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में वो आता है, प्रोडक्ट के टर्म में, बट डिफरेंशियल रेट इस लॉ से, कौन सा लॉ,
डिफरेंशियल रेट लॉ के हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट के टर्म में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट। बट अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D हो जाता तो नहीं होता, कैंसिल हो जाता। अगर A B C एंड D अगर इक्वल हो जाता तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब इक्वल करते तो कैंसिल आउट कर देते, तो नहीं लगता कि रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन कॉमन हो जाएगा। दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज्ड ना। यहाँ पे एक केस बना देते हैं, A इक्वल टू इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, ये वैल्यू रहता है यहाँ पे, या कैंसिल आउट हो जाता। और कैंसिल होने के बाद क्या नजर आता, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन रहता वही क्या हो जाता, रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D, तो इस केस में रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन सेम या डिफरेंट, डिफरेंट। इस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा आ जाएगा और सेकेंड टर्म में लिखना रहेगा, बोर्ड के लिए केमिकल काइनेटिक्स बहुत भयानक चैप्टर है, पता है कि नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। और सेकंड टर्म क्या ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में तो आप तुक्का लगा नहीं सकते हैं, लिखना पड़ेगा। तो और भी ध्यान से पढ़ लीजिए और सारा क्लास कीजिएगा, ठीक है। जो गलती फर्स्ट टाइम के लिए हुआ, अब तो कोप अप कर लिए ना ऑर्गेनिक, अब यहाँ से तो पैरेलल है, ओके। तो केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत भयानक चैप्टर है, लेकिन थैंकफुली हम लोग पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत कवर कर लिए थे, तो मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में हूँ फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। ये बात मैं 12th के लिए बोल रहा हूँ, ड्रॉपर वाले सोच रहे हूँ सारा खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा, तो आपका भी सही से खत्म हो रहा है। और क्लास असाइनमेंट लेते रहते हैं तो उसका बेनिफिट एक ये है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, हर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो ले ही लेते हैं। ऐसे सीपी का आप सेकेंड असाइनमेंट बनाए थे, 2 क्लास में था भाई, अभी टाइम है बना लीजिए, उसे बहुत बढ़िया कलेक्शन है प्रॉब्लम का, उसको एक लाइन से बनाइए, नहीं होगा तो अलग से हम लोग डाउट क्लास का डिस्कशन क्लास लगा लेंगे, ठीक है। 2 क्लास दे दूंगा सीपी ऑफ सॉल्यूशन का सेकंड असाइनमेंट का, इसे आप अटेम्प्ट लेके रेडी रहिए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। डिफरेंशियल रेट लॉ मास के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, मोल के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, concentration, ये अभी याद रहेगा या बाद में भी याद रहेगा, लिखिए लिखिए। डिफरेंशियल रेट लॉ in terms of concentration, यहां तक सबको समझ में आ गया एवरीवन। चलिए, तो अब आपका टाइम शुरू होता है। क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। और जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उनको मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूं। क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे तरफ से एक और ऐड कर लीजिए, 2 क्वेश्चन है ना, ए और बी, तो सी ऐड कीजिए। तो ऑल्सो फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन।
हो गया? क्या दिया हुआ स्टूडेंट? गिवन क्या है? करेक्ट? और एम पर सेकेंड ना, एम, एम का मतलब मोल पर लीटर, एम का मतलब क्या? यही दिया हुआ है? गलत, ये दिया हुआ था विथ नेगेटिव। इससे फर्क पड़ जाएगा भाई आंसर पे। बहुत छोटा सा बात है लेकिन है तो बड़ा बात है। विथ नेगेटिव दिया होता है या विदाउट नेगेटिव? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के लिए क्या लिखेंगे? माइनस डी N2O5 बाई डी टी। मतलब यहां तक क्लिक करना पड़ेगा फर्स्ट होते हुए, राइट? नहीं तो वही होगा कि 2 कॉलम में इतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना चार्ज होगा, तो आ जाएगा आंसर 2.2 समथिंग, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड बाय जोड़ दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन होता है क्या? निगेटिवली चार्ज, उसे प्लस करना था या माइनस करना था? देन कौन कौन ऐसा कमाल करके आए हैं? अपना गलती को सही से एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो रोशन से पूछा था तो बोले किसी नहीं, पहले तो मैं माइनस प्लस ही कर रहा था, बाद में दिमाग में आया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। कितना छोटा छोटा मिस्टेक नहीं। एक क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है? क्योंकि उनको पता है जल्दीबाजी में आप मिस्टेक कीजिएगा। चलिए, ए दिया हुआ है, राइट? ए दिया हुआ था ना, निकालना क्या है? करेक्ट? तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन का डिफरेंशियल रेट और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पूरा एक्सप्रेशन को लिख दीजिएगा। आर इक्वल टू क्या होता है? आपके इसको इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे बेस्ट क्या है? आर इक्वल टू 1 बाई, बोलिए 2 डी N2O5 बाई डी टी इक्वल टू व्हाट? 1 बाई 4 डी NO2 बाई डी टी इक्वल टू डी O2 बाई डी टी। इसके इसके बीच में रिलेशन से क्या ए वैल्यू नहीं निकल जाएगा? मुझे दिया हुआ क्या था? ए वैल्यू, और निकालना क्या है? एक सर्कल। यहां से वैल्यू सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि डी NO2 बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/2। इसको 4 को इधर ले आते हैं, इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 10⁻³ एम सेकेंड इनवर्स। एम के अंदर क्या छुपा हुआ है? मोल पर लीटर। चलिए, अब दिस इक्वल टू इसके साथ रिलेशन कर दीजिएगा, तब क्या मिल जाएगा? तो DO2 बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब विथ नेगेटिव मुझे वैल्यू दिया हुआ था, करेक्ट? तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर कितना स्टूडेंट? एंड व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन यही रहेगा 2.1 इंटू 10 टू व्हाट? ये जो वैल्यू है और रेट अलग रहेगा, सेम रहेगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन भी हो गया। चलिए, तो आप लोग कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। और यार क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आईआईटी का ऑब्जेक्टिव, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आईआईटी का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बन चुका है। और इस टाइप का क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट भी, होम असाइनमेंट में रहेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में। जो आप सोचे वो लिखिए, वहां पे लिखिए आंसर में। कितना बढ़िया डायलॉग। तो मैं थोड़ा सर बोले थे कि ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांस कहाँ रहता है हाईवे पे। जो क्वेश्चन जितना आसान दिखता है उसमें लिखिए वहां पे आंसर। आपने सॉल्व किया या आंसर देखा? ठीक है, लिखिए आंसर वहां पे। आंसर लिखिए, क्या आंसर आया है। ठीक है।
सर ऑप्शन ए होगा। सर मेरा ऑप्शन सी आ रहा है, 200 ग्राम। कौन सा आ रहा है? सी। सर मेरा ए आया है। क्या आंसर है? 200। पेन चलते रहना चाहिए। सर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। खुद से आंसर आ जाएगा तो ज्यादा कॉन्फ्यूज होइए। कितना आंसर आया? जो भी आंसर आता लिखिए। ओके एवरीवन, और टाइम चाहिए या सबका आंसर आ गया मोटा मोटी? करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर है, नहीं क्वेश्चन इतना से ज्यादा टाइम डिजर्व नहीं कर रहा था। बी, 20 ग्राम पर मिनट। और आज ही पूछे थे कि याद रहेगा कि डिफरेंशियल रेट लॉ किसके टर्म में है? आप लोग खुद बोले थे सर याद रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। किसके टर्म में है? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। ऐसी बात का उन्होंने फायदा उठा के आपको ये क्वेश्चन दे दिए। करेक्ट आंसर उसमें आंसर की में गलत है, लिखिए बी करेक्ट आंसर। अब मैं सॉल्व करता हूँ। भाई जेईई मेन का क्वेश्चन कुछ तो थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। इसको 2 मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा आज तो गलती हो गया, अब सेकंड टाइम तो एग्जाम में गलत नहीं होगा? ठीक है। अब आपस में बात मत कीजिए, आंसर जब सही आ जाएगा तब बात कर सकते हैं मेरी तरफ से। टू SO2 ऑनलाइन स्टूडेंट यहां देखते रहिएगा। मान लेते हैं कि एक गैसियस रिएक्शन है तो किसी एक कंटेनर में हो रहा है जिसका वॉल्यूम भी है। मान लेते हैं, मतलब इसको प्योर केमिकल काइनेटिक्स से सॉल्व करना चाहता हूं। सेकेंड मेथड बिना केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज का मोल मेथड, मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। दोनों मेथड से देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड आप ए तो लिख सकते हैं ना, 1/2 DSO2/dt इक्वल टू माइनस DO2/dt है ना, इक्वल टू व्हाट, हाफ। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया। इन दोनों को अगर मुझे निकालना यह है राइट, बट ये भी नहीं निकालना है, निकालना तो यह है बट आंसर इसके मास के टर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले बताइए, आपको ये दिया हुआ है ना, कितना ग्राम बोलते रहिएगा, 100 ग्राम पर मिनट। इसको कितना से डिवाइड करें कि मोल पर मिनट बन जाए? मोलर मास से दोनों तरफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 से डिवाइड कर दे। किससे? बोलिए भाई, ये इक्वेशन इक्वल है ना? क्या दोनों तरफ एक कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी तो डिवाइड करेंगे।
चलिए, और किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, DnSO3/dt, हाँ ना कुछ बोलते रहिएगा। और डिवाइड इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 80 ना, तो कितना हो जाएगा 10/8, मतलब 5/4। क्या लिख सकते हैं 5/4 मोल पर मिनट, मोल पर मिनट। अब फिर क्या वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा या सेम कंटेनर में है, सेम वॉल्यूम रहेगा, दोनों तरफ दोनों का वैल्यू सेम है वॉल्यूम का, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, यहां तक समझ में आ गया। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा N/V, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3, और एक इसको इधर भी तो डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ SO3 इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है 5/4V m पर मिनट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए अब यहां से आ जाइए, तो माइनस DO2/dt क्या कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 DSO3/dt, और ए वैल्यू तो आपके हाथ में है ना 5/4V m पर मिनट, करेक्ट। तो कितना हो गया स्टूडेंट 5/8V, इज इट राइट, m पर मिनट। अब एक मिनट, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को कि मुझे ऑक्सीजन का मोल पर मिनट मिल जाए, V से सिर्फ मोल पर मिनट बोल रहे हैं, ये क्या है, मोलरिटी को V से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल मिल जाता है, तो क्या V से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब माइनस D 1/1 स्टेप में, जैसे ऊपर गए थे तो 1/1 स्टेप नीचे आते हैं, DnO2/dt, मतलब मुझे इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्योर केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में ही बनाना था, तो मैंने यहां तक आ गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है जो ऑनलाइन में है? यस सर। बाकी स्टूडेंट बोलते ही नहीं है, एक स्टूडेंट बेचारे बोलते हैं साहिल और सानी, बाकी स्टूडेंट क्या ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, और अगर ड्रॉपर बैच के बच्चे ज्वाइन नहीं किए तो भारी मिस्टेक कर रहे हैं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स। अब वो लोग सोचते हैं सर कोई बात नहीं है, वीडियो तो मिल जाएगा, यही भरोसे हैं। मैं ये भी एक मिस्टेक ही कर रहा हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा लिबरल टाइप का, मतलब सोचते हैं किसी का टाइम है नहीं है, नेटवर्क इशू है, गाँव से भी लोग क्लास कर रहे हैं। सबसे बेस्ट तो रहता कि सर्टेन टाइम के लिए वीडियो पब्लिक किए, पब्लिक नहीं अनलिस्टेड, फिर प्राइवेट कर दे, टाइम बाउंड्री उसको तो पक्का देखना ही पड़ता है। अरे डाउनलोड कर लेंगे, आजकल जियो फाइबर है नहीं, तो उतना टाइम में कितना डाउनलोड करेंगे, टेराबाइट का टेराबाइट यूज करना पड़ेगा, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो यूट्यूब पे जाने पे कंप्रेस हो जाता है, सबका सर ऑप्शन उतना है। देर तक देखने के लिए बसेगा भी नहीं, इतना चलिए मतलब पीछे तक। नहीं, साथ साथ करते रहिए। अब इसको क्या मोल पर मिनट कर सकते हैं स्टूडेंट, V से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो V और V आपस में कैंसिल। अरे 5/8 क्या हो गया, मोल पर मिनट, करेक्ट। अब बोलिए ऑक्सीजन के मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन के मोलर मास से, राइट। इसका मतलब है कि D मास ऑफ O2/dt, मास ऑफ के लिए इसको मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर मिनट, तो कितना 20 ना, ये था आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा, यहां तक समझ में आ गया। पर देखिए मैं आपकी जगह पर रहता तो इस क्वेश्चन में इतना केमिकल काइनेटिक्स इफ एंड बट नहीं करता, इसको बहुत आसानी से मोल कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अब मेरे साथ आप बोलिए शुभंकर, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। इस लाइन कितना बढ़िया लाइन था, राइट। इसको भी याद रखते तो क्वेश्चन बन जाता। चलिए मान लेते हैं कि 1 मिनट, टाइम 1 मिनट ही लेते हैं, टाइम कितना ले लिए 1 मिनट में इसका कितना ग्राम बना,
100 ऐसा थोड़े बोलेंगे कि 1 ग्राम से 2 ग्राम बनेगा, मोल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो 100 ग्राम का मतलब कितना मोल बना था? बोलिए भाई, 80 मोल। करेक्ट। इसका 100/80 मोल के लिए कितना मोल इसका खर्च हुआ होगा, वही तो निकालना था 1 मिनट में। इसका 2 मोल के लिए इसको 1 मोल चाहिए, ऐसे बोलिए। इसका 2 मोल के लिए, इसका 1 मोल के लिए, इसका इतना मोल के लिए। इतना आसान तो हो गया। 100/80 इंटू हाफ, हाउ मच? दिस इज अ मोल ऑफ व्हाट? O2। 50/80 हाउ मच? 50/80। करेक्ट है ना यहाँ तक? और इसको मास में आप कन्वर्ट नहीं कर लेंगे? 50/80 इंटू व्हाट? 32। 1 0 से 0 खत्म कीजिए, 20 ग्राम। ये ज्यादा आसान है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना देना चाहिए था। अगर जेई मेन का एग्जाम दे रहे तो सब्जेक्टिव दे रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स है तो ऐसे जा सकते हैं भाई। कॉपी चेक करने वाला बिल्कुल फिल है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ही लगाए हैं। बट ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया ना। तो आपका 50 कैसे आ गया था? बस एक क्वेश्चन तो आप तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो आज के बाद मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हो गया ना? तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए और 3rd और 4th बना लीजिए। तो अनुराग, मिस्टेक समझ में आ गया था? हो गया। 4th बनाइए। क्या 3rd एंड 4th बन जाएगा आप लोग से? और 3rd एंड 4th में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है नहीं, टाइम इंटरवल dt टाइम नहीं है, डेल्टा टी है। तो रिएक्शन क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स का क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके बोर्ड के पॉइंट से तो और भी ज्यादा। तो उस पार्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लीज मिस मत कीजिएगा। आज के लिए इतना है। अब अभी से जो सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें इतना 10 मिनट का काम नहीं चलेगा। हेलो सर। हाँ सर आपने जो एक बोला था ना सर, क्लास 11 को बहुत बच्चा टाइप जैसे पढ़ाए थे एक टॉपिक, उसका प्लेलिस्ट आप देंगे बोले थे सर। कैलोरीमेट्री से कैलोरीमेट्री।
अच्छा, कैलोरीमेट्री का प्लीज मुझे कोई अभी रिमाइंड तो कर दिया है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। क्लास 12th के फिजिक्स के स्टूडेंट, मैं एक टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक खास 12th क्लास के लिए हीट में 3 चैप्टर का थ्योरी हो चुका है, बस एक क्विक रिवीजन चाहिए। तो आपको कैलोरीमेट्री और अगर थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर पढ़ा दिए तो पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। तो कैलोरीमेट्री का आप प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कीजिएगा, बहुत लाइट टॉपिक है, लेकिन एक एक वीडियो के थ्रू जाइएगा, ठीक है? तो एक साथ मेरा काम हो जाएगा, और उसको संडे से पहले कवर कर लीजिएगा। हो पाएगा? ओनली ज्यादा नहीं, 5 या 6 लेक्चर होगा, और हर लेक्चर 1 आवर 10 मिनट्स का है, तो उसको कवर कर लीजिएगा। अभी शेयर करता हूँ। तो आज ऑर्गेनिक रखा जाए या छोड़ दिया जाए?